दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा और आज मैं बात करूंगी फैमिली कोर्ट बिल की। आज का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर एमिड प्रोटेस्ट राज्यसभा पासेस फैमिली कोर्ट्स बिल के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वर्ष 1984 में तत्कालीन सरकार ने देश में शादी और पारिवारिक मामलों तथा उनसे संबंधित विवादों का आपसी समझ से त्वरित निस्तारण करने के लिए परिवार न्यायालय कानून पारित किया। इसका मकसद पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में सुलह और तेजी से समाधान करने के लिए देश के सभी राज्यों में परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट स्थापित करना था। इस कानून का पालन करते हुए लगभग सभी राज्यों ने अपने यहाँ परिवार न्यायालय बनाए, लेकिन कुछ राज्य ऐसा करने में थोड़ा पिछड़ गए। इनमें हिमाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं। हालांकि बाद में हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 को एक अधिसूचना जारी कर शिमला, धर्मशाला और मंडी जिलों में 3 फैमिली कोर्ट्स का गठन किया गया। वहीं नागालैंड ने 12 सितंबर 2008 को अपने एक सरकारी आदेश के तहत दीमापुर और कोहिमा में 2 फैमिली कोर्ट्स बनाए। तब से ये न्यायालय वहां निरंतर कार्यरत हैं। लेकिन इन सरकारों के ये फैसले नौकरशाही औपचारिकताओं में उलझ कर रह गए। सालों तक 1984 में बने कानून के तहत ही कोर्ट स्थापित करने के बावजूद इन प्रादेशिक न्यायालयों को केंद्र सरकार की हरी झंडी नहीं मिली और लगातार ये असमंजस बना रहा कि इन न्यायालयों के दिए फैसलों को वैध माना जाए या नहीं। दरअसल परिवार न्यायालय कानून 1984 की धारा 1 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इन फैमिली कोर्ट्स के गठन का आदेश जारी करने के बाद केंद्र सरकार को इसकी मंजूरी देनी होगी और इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक ऐसा नहीं कर सकी थी। ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों के कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठना स्वाभाविक भी था, क्योंकि मंजूरी न मिलने का कानूनी अर्थ होगा कि कोर्ट के सभी फैसले अवैध हैं। इसी विषय को लेकर वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार को भी एक पार्टी बनाया गया था। अब इसी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार परिवार न्यायालय कानून में संशोधन कर रही है और मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से स्थापित परिवार न्यायालयों को वैधता देने और उनके द्वारा की गई कार्रवाई को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में विधेयक 2022 पेश किया। उपर्युक्त राज्यों की परिवार अदालतों के सभी फैसलों, आदेशों, नियमों, नियुक्तियों आदि को वैध करार देने का प्रस्ताव रखा। चलिए सबके बाद आइए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषताओं को जान लेते हैं। इस कानून को शादी और पारिवारिक मामलों में सुलह को बढ़ावा देकर उन्हें निपटाने के लिए बनाया गया था। इसमें परिवार न्यायालयों की व्यवस्था थी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ऐसा एक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक या अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती हैं। राज्य सरकार को अधिकार है कि समाज कल्याण में लगे संस्थान या संगठन, परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में पेशेवर रूप से लगे व्यक्ति, समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति आदि के लिए परिवार न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। चलिए सबके बाद इस कानून के संशोधन विधेयक की मुख्य बातों को भी जान लेते हैं। तो पहला तो ये कि ये विधेयक 15 फरवरी 2019 से हिमाचल प्रदेश और 12 सितंबर 2008 से नागालैंड में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहता है। दूसरा, अब तक हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकारों और उन राज्यों के परिवार न्यायालय द्वारा किए गए उक्त अधिनियम के तहत सभी कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए एक नई धारा 3A शामिल की गई है। विधेयक के अनुसार परिवार न्यायालय के जज की नियुक्ति के सभी आदेश और अधिनियम के तहत ऐसे जज की पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफर भी दोनों राज्य में मान्य होंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसे में संशोधन की जरूरत क्यों है। तो मौजूदा वक्त में भारत में 715 परिवार न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें से हिमाचल प्रदेश राज्य के 3 परिवार न्यायालय और नागालैंड के 2 परिवार न्यायालय शामिल हैं।
हालांकि हिमाचल और नागालैंड के लिए इन राज्यों में उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश राज्य में परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। ये कहा गया था, चूंकि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, ऐसे न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य कर रहे हैं और उक्त अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई शुरू से ही शून्य प्रतीत होती है। नागालैंड में भी परिवार न्यायालय का संचालन वर्ष 2008 से बिना किसी कानूनी अधिकार के किया जा रहा था। इन दोनों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को कानूनी संरक्षण एवं मान्यता देना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। अब सवाल है कि क्या इस न्यायालय के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं? तो ऐसे कोर्ट्स की कार्रवाई में किसी भी अन्य संस्थान की कार्यप्रणाली की तरह अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ राज्यों में ऐसा देखा गया है कि हर 3 माह में मध्यस्थों को बदल दिया जाता है। ऐसे में यदि केस इस अवधि से लंबा चलता है तो पीड़ित को अपना पक्ष किसी अन्य मध्यस्थ के सामने दोबारा रखना पड़ता है, जिससे समय का नुकसान तो होता ही है, केस की गति भी प्रभावित होती है। ऐसे न्यायालय परिवार से संबंधित मामले सुनते हैं जिनका विस्तार काफी अधिक है। इसके अंतर्गत तलाक से संबंधित मामले, जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित मामले, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना से संबंधित मामले, बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामले आदि शामिल होते हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र विस्तार अधिक होने से लंबित मामलों की संख्या भी अधिक होती जा रही है। परिवार न्यायालय में किसी भी प्रकार की पैरवी करने के लिए एक अधिकार के रूप में वकील को पेश नहीं किया जा सकता। केवल न्यायालय के आदेश के बाद किसी न्याय मित्र या वकील की नियुक्ति संभव है। हालांकि वकील की आवश्यकता न रखने के पीछे का तर्क साधारण है कि प्रक्रिया बिना वजह जटिल न हो और कानूनी दावपेच में आपसी विवाद कोर्ट में भी फंस कर न रह जाए। लेकिन इस प्रक्रिया का दुरुपयोग तब होता है जब परिवार का एक पक्ष शिक्षित होता है और दूसरा अशिक्षित। अपने अधिकारों और न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ पक्ष को कई बार केस गंवाकर इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल है कि फिर आगे की राह क्या हो। भारत में लंबित मामले न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। समय समय पर कोर्ट के पदाधिकारियों और यहाँ तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने भी इस बारे में खुलकर बोला है और अपनी मजबूरी जग जाहिर की है। ऐसे समय में यह संशोधन इस समस्या का निराकरण करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। परिवार के आपसी झगड़े, शादी से संबंधित विवाद और परिवार के अन्य मामले कोर्ट केसों के बड़े भाग हैं। ऐसे में अगर परिवार न्यायालय की अवधारणा को विस्तारित किया गया और नागरिक इसे समस्या समाधान के एक वैकल्पिक या वास्तविक रूप में देखने लगे तो इससे कोर्ट को राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया तेज करने में भी ये कदम अहम भूमिका निभा सकता है। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वो अपने राज्यों के हर जिले में कम से कम एक परिवार न्यायालय की स्थापना करें। भारत में फिलहाल 715 परिवार न्यायालय हैं और लंबित मामलों की संख्या मई 2022 में बढ़कर 11,49,907 हो गई है। हालांकि कानूनन राज्य सरकार ऐसे किसी भी क्षेत्र में कुटुंब न्यायालय की स्थापना कर सकती है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, या जहां भी वो आवश्यक समझे ऐसे न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी संख्या उस गति से नहीं बढ़ रही है जितनी गति से मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, और इसका असर मामलों की सालों लंबित रहने, सुनवाई और फैसले में देरी के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऐसे न्यायालयों के संचालन में केवल यही इकलौती चुनौती नहीं है। विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि परिवार संबंधित वादों में न्यायालय को समझौताकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आमतौर पर उसे सामान्य सिविल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। लेकिन न्यायालयों द्वारा परिवार वादों के समाधान के लिए मध्यस्थता या समझौताकारी उपायों का यथेष्ट या कंसिडरेबल उपयोग नहीं किया गया था और इन मामलों को सामान्य सिविल मामलों की तरह ही देखा और बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जनहित में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए परिवार न्यायालय स्थापित किए जाएं। लेकिन अब स्थिति पूर्णतः विपरीत है। परिवार न्यायालय की समझौतावादी प्रकृति कुछ वादियों को अस्वीकार्य है। एक ठोस निर्णय की इच्छा उन्हें इससे दूर करती है। इसलिए समय की मांग है कि इन न्यायालयों को ऐसी शक्तियों से लैस किया जाए कि ये अधिक अधिकारिता से लंबित मामलों का निस्तारण कर कोर्ट की कार्यवाहियों में तेजी ला सकें। इसके अलावा परिवार न्यायालय में अधिकार स्वरूप अधिवक्ता के प्रयोग पर भी विचार किया जाना चाहिए।
ऐसा देखने में आया है कि बहुत बार पीड़ित होने के बावजूद कानूनी बारीकियों की समझ न होने से न्याय में चूक हो जाती है। मौजूदा समय में घरेलू विवादों के बढ़ते कैनवस में बहुधा ऐसे विवाद छूट जाते हैं जिनका न्याय किया जाना चाहिए। कहते हैं कि एक सुखी देश की नींव एक सुखी परिवार होता है और परिवार न्यायालय इन परिवारों को बनाकर राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? परिवार न्यायालय के बेहतर क्रियान्वयन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? वर्णन कीजिए।